हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो से हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इग्नू के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें कि आप सभी को पता है कि आपका जो इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये 7 जैन को कंडक्ट करवाया जा रहा है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 31 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी आपकी 1000 रुपीज़ होने वाली है। तो ये इन डिटेल आपको वीडियो भी देखने मिलेगा हमारा, एज वेल एज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पर डिटेल में वीडियो भी हमारे डेली हम आपको अपलोड फॉर्म में हम आपको डेली वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो। और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने के लिए जैसे पीडीएफ एमसीक्यूज वगैरह, रिविजन क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस और थियोरी एमसीक्यूज क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो इन सब के लिए आपको हमारे कोर्स को आपको परचेस करना होगा। कोर्स जैसे कि आपका पेपर 1 कोर्स होता है, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमने हमारे नोट्स में कवर कर रखा है। मॉक टेस्ट है, रिविजन पीडीएफ है, और एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले आपको रिविजन सेशन भी देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारा हम आपको पेपर 1 के लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे डायरेक्टली ऐप पर भी विजिट कर स्टडी मटेरियल का एक्सेस सकते हो। नीचे हमारे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। डायरेक्टली विजिट कर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप पर हमारे कुछ डेमो सेशंस भी आपको देखने मिल जाएगा, जिससे कि आप इजीली उन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो हम देख लेते हैं एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले फॉर योर पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद अ लिमिटेड फी एंड 100% पासिंग गारंटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस ईयर इग्नू के 2024 सेशन के लिए 50% वेटेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और 40% वेटेज रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया है फॉर योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। हर एक क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस वगैरह हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। डेली हमारे लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। सो नोट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इंटरव्यू में भी हम आपको सारी चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ पर नोट्स में हम आपको बता रखते हैं। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करें विद लिमिटेड फी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर हमारे ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमको फुल सिलेबस नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर 2 एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पर आपको एमसीक्यूज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए अगेन आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप गिवन नहीं है। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, आपके जजमेंट और आपके पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लोगे। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये तीनों भी आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टाइप होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड पर्पसिव में आप क्या करते हैं? आपके पर्पस, आपके कन्वीनियंस, आपको लगता है कि मेरे नजदीक, मुझे दिल्ली में, आप दिल्ली में हो तो आप क्या करोगे? दिल्ली के मेंबर्स को लोगे, आप दूसरी सिटी के मेंबर्स को नहीं लोगे आपके सैंपल्स में, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंस है वहां के लोगों से डेटा कलेक्ट करना। सो आपके कन्वीनियंस के बेसिस पर, उसी तरीके से कोटा और पर्पसिव में भी आप सेम ही करते हैं, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, आपके जजमेंट के बेसिस पर से आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, तो आप उस तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, तो वो आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप हो जाती है। बट आपको यहाँ पर ऑप्शन और दूसरा गिवन नहीं है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। कन्वीनियंस, कोटा और पर्पसिव ये तीनों भी आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप होती है। सो दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं गिवन है। एक्सेप्ट आ रहा है मतलब नहीं गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यस,
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्राइमरीली कौन सा न्यूमेरिकल डेटा ही हम कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन ऑप्शन बी, इट लीड्स ऑलवेज टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज हमको ये देखना होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रहा है। मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसा हो रहा है बिटवीन द वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड होती है आपकी डिडक्टिव लॉजिक पे। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी थियोरी, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस थियोरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम जो हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं उसी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन उसको टेस्ट करते हो और ये बताते हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, आपके पास थियोरी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उस थियोरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको टेस्ट करोगे, प्रूव करोगे, उसको रिजल्ट दोगे आप। Then option D, it is rarely conducted in a controlled experimental setting. No, because experimental research का main aim क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा cause and effect relationship find out करना, मतलब independent variable का dependent variable पर क्या effect हो रहा है ये देखना experimental research का main aim होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा रिसर्चर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। सो इसमें आपको रेयरली बोला है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इट इज रेयरली कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स। Next, the median of the series 638957 is। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है और एक डेटा गिवन है, उस डेटा का हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मीडियन आपके डेटा की मिडिल वैल्यू, आपके डेटा की मिडिल और सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। अगर आप स्टेप्स को याद रखते हो तो आप मीडियन को कैलकुलेट करना कभी नहीं भूलोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टेप 1 में आपको जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी सीरीज गिवन है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपके डेटा को। तो आप किस तरीके से अरेंज करोगे, स्मॉलेस्ट डेटा आपके यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 3, देन 5, देन 6, देन 7, 8 एंड 9। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने डेटा अरेंज कर दिया। देन स्टेप 2 ये देखोगे आप कि आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका जो डेटा है वो इवन है। अगर आपका डेटा इवन होता है तो उस केस में आपको 2 मिडिल वैल्यू मिलती है, अगर आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही मिडिल वैल्यू मिलती है। तो हमारा डेटा इवन है तो हमें 2 मीडियन वैल्यू मिलेगी। मतलब आपने जो डेटा अरेंज करा है यहाँ पर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर आपको 6 मिल रहा है, और राइट साइड से आप पर थर्ड नंबर पर आप देखोगे कि आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इस केस में अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 6 है, और राइट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 7 है। सो आप इवन में क्या करते हो, अगर आपका डेटा इवन होगा, स्टेप 3, अगर आपका डेटा इवन होगा उस केस में आप क्या करोगे, एवरेज लोगे। मतलब ये जो दो मीडियन वैल्यू, आपको 2 मीडियन वैल्यू मिल गई, और तो उस दोनों वैल्यू का आप क्या करोगे, एवरेज लोगे, मतलब मीन लोगे। तो एवरेज किस तरीके से लेते हैं, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। 6 + 7 आपका हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। तो यहाँ पर आपका इस केस में आपके जो मीडियन होगा इस सीरीज का, जो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 6.5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिमेंबर मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट।
कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, ये आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ओके, और वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से, ओके, परफेक्ट, क्योंकि -1 है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मींस आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे, ओके। आपको याद रखना है, अगर आपका जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगी जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन दी वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे 0 तो होगा ही नहीं, अगर 0 होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो 0 तो होगा नहीं, 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको -0.9, -0.1 एंड -0.5, तो -0.9 आपकी यहाँ पर होगी, देन -0.1 कुछ यहाँ पर लाई करेगी और 0.5 माइनस यहाँ पर लाई करेगी। सो -1 से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है, -0.9। तो अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.9 होती है, तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो गए बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए -0.9। नेक्स्ट, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप सैंपल के डेटा से कैलकुलेट करते हो, सो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप सैंपल से कलेक्ट करते हो और कैलकुलेट करते हो सैंपल्स के डेटा से, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होती है, स्टैटिस्टिक में यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो सैंपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपने सैंपल का हाइट मेजर किया, वेट मेजर किया, सो उसमें सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। एरर क्या होता है, कोई मिस्टेक्स, आपके डेटा में कोई मिस्टेक हो उसे हम कहते हैं एरर। सो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी बायस, यहाँ पर बायस मतलब झुकाव, यहाँ पर कोई झुकाव की बात नहीं हो रही है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन मतलब एवरेज, यहाँ पर कोई एवरेज की वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पर, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी हो रही है जिसको आप सैंपल्स के डेटा को आप कैलकुलेट करते हो, सो वो होता है आपका स्टैटिस्टिक, ना कि मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें नॉमिनल वेरिएबल के एग्जाम्पल किस ऑप्शन में गिवन है हमें वो फाइंड आउट करना है। अब आपको याद रखना है, स्केल ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, आपको कुछ इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. So nominal scale of measurement क्या होती है, जिसमें आपका जो भी आपके पास डेटा होता है आप उसको उसके कैटेगरीज, उसके फीचर के बेसिस पर डिवाइड करते हो और कैटेगराइज करते हो। देन ऑर्डिनल में सेम नॉमिनल की तरह ही आप करते हो, साथ ही साथ आपका जो डेटा होता है उसको आप एक ऑर्डर में अरेंज करते हो, आप रैंक्स देते हो। देन इंटरवल में ऑर्डिनल की आप कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो, और इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर होता है, उसको जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हो, और इंटरवल में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज इंटरवल में आपका जो जीरो होता है वो आर्बिट्री होता है, लेकिन रेशो में आपका जो जीरो होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। उसी तरीके से इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रेशो में देखने मिलेंगे। सो ये जो 4th स्केल ऑफ मेजरमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसी स्केल पर 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही है, और मैंने अपने लेक्चर सीरीज में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर सीरीज में इसको बताया है बहुत अच्छी तरीके से। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉमिनल वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है, तो हम वन बाय वन ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एज। एज क्या है, एज कुछ भी हो सकती है, एज 0 हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी एज 0 है, मान लीजिए
मतलब उस दिन आपकी बर्थ हुई थी, उस दिन आप पैदा हो गए थे, मतलब एज जो है आपका ये रेशो वेरिएबल का एग्जांपल होगा, नॉट नॉमिनल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी मंथली इनकम। मंथली इनकम किसी की मंथली इनकम नंबर्स में हो सकती है। सो यहाँ पर हर नंबर पॉसिबल है, लेकिन मंथली इनकम जीरो भी हो सकती है। मतलब जीरो इनकम में मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो, ओके, आप काम नहीं कर रहे हो। सो मंथली इनकम भी आपका रेशो वेरिएबल का एग्जांपल होगी, नॉट नॉमिनल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो किसी का ग्रेड पॉइंट है, किसी के ग्रेड पॉइंट का एवरेज है। सो यहाँ पर आपका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है ये इंटरवल में आ जाएगा, ये इंटरवल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बिकॉज आपके जो ग्रेड पॉइंट का एवरेज है वो जीरो नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर आपका ये इंटरवल का एग्जांपल होगा, बल्कि नॉट नॉमिनल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी रिलीजन। सो यस, रिलीजन, रिलीजन एक क्या है बोलेंगे हम इसको, एक कि ये फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर पर्सन का रिलीजन अलग हो सकता है। सो हम क्या कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पर पर्सन को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर आप उनके कैटेगरीज के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, उनके फीचर्स के बेसिस पर उनको कैटेगराइज कर सकते हो। सो रिलीजन जो है ये आपके नॉमिनल वेरिएबल का एग्जाम्पल होगी। सो याद रखिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल में आपके पास जो डेटा होता है बेसिकली वो ज्यादातर नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इंटरवल एंड रेशो में आपका जो डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो इसी तरीके से नॉमिनल वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा ऑप्शन सी रिलीजन। नेक्स्ट, variable which can take any fractional value within a specified range of values may be called। इस क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है किस वेरिएबल की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल एज ऑल रेंज, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, जो डेसिमल में होती है वो सारी वैल्यूज, वो सारा रेंज पॉसिबल हो उस वेरिएबल में। तो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उस वेरिएबल को हम कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल। सो कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, मेनली ये दो टाइप के वेरिएबल होते हैं रिसर्च में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक पार्ट होता है, ये आपके क्वेश्चन से ये पॉइंट रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट किसी की क्वालिटीज, किसी की फीचर्स, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी और डी ये तो इनकरेक्ट ही है। सो आपको कंफ्यूजन बस ऑप्शन ई एंड बी में होंगी, जो कि है कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। सो आपको याद रखना है वेरिएबल्स के आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कंटीन्यूअस एंड सेकेंड होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 4.2, 4.1, 4.8 सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, तो उसे हम कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू हर एक वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल जैसे नेम नहीं मिलेंगे जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या होता है 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज लाई करते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.34, 1.5 एंड सो ऑन। सो ये सारी वैल्यूज डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं हो सकती, ज्यादातर डिस्क्रीट वेरिएबल में फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसा वेरिएबल जिसमें सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, सो वो वेरिएबल होता है आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, the correlation between intelligence test scores and grades is expected to be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दो वेरिएबल्स गिवन है, इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड्स, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा कोरिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि दो वेरिएबल्स गिवन है, जैसे आप देखेंगे ग्रेड्स, आपके जितने ज्यादा ग्रेड्स होंगे उतना ज्यादा आपका इंटेलिजेंस को, आपका जो भी स्कोर्स आएगा, आप क्या बोलोगे उतना ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो, जितना ज्यादा आपका ग्रेड आता है, जितना ज्यादा क्लास में जिस बच्चे का ग्रेड आएगा उतना ज्यादा उसको हम क्या बोलेंगे, वो इंटेलिजेंट है। सब देख रहे हो, ग्रेड ये एक वेरिएबल है, इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर ये एक दूसरा वेरिएबल है। जितना ज्यादा ग्रेड उतना ज्यादा आपका इंटेलिजेंस लेवल, मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल है और दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो उस केस में हम कहेंगे उनके बीच में
उन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। जब भी दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहेंगे वो नेगेटिव कोरिलेशन है। जब भी वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। बट इस केस में आप देख रहे हैं आपको दो वेरिएबल गिवन है, ग्रेड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट को, दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, in which of the following methods of data collection there is possibility of face-to-face interaction between the researcher and respondent? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि रिसर्चर एंड रेस्पोंडेंट्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। सो वो कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वो आपका होगा क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर आपका रिटन हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। जैसे ओरल होगा मतलब इंटरव्यू, क्वेश्चनर में इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है समटाइम। इंटरव्यू में क्वेश्चनर में क्या होता है? इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चनर में क्या होता है? सारे क्वेश्चन पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं, बस रिसर्चर वहां पर ऑप्शंस भी होते हैं, बस उनको टिक कर देता है। तो उस तरीके से क्वेश्चनर होता है। इंटरव्यू क्वेश्चनर में इंटरव्यू होता है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट के बीच में। उसी तरीके से स्केड्यूल में भी सेम होता है, रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। स्केड्यूल में भी जो लिस्ट होती है रिसर्चर के पास में सारे क्वेश्चंस पहले से ही प्लान करते हैं रिसर्चर, प्री प्लान्ड होते हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन स्केड्यूल में ब्लैंक स्पेस होती है, उन स्पेस को रिसर्चर फिल करते हैं। क्वेश्चनर में रिसर्चर क्या करते हैं? रिसर्चर के पास क्वेश्चन होते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं, उनको सिर्फ रिसर्चर टिक करते हैं। लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर के पास ब्लैंक स्पेस होती है, उस ब्लैंक स्पेस में रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्स फिल करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल में। क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल ये दोनों भी मेथड में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के थ्रू रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट्स ये दोनों का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जिसमें रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट है। देन ऑप्शन सी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो नॉन पार्टिसिपेंट जैसे नेम में मीनिंग है, मतलब रिसर्चर यहाँ पर पार्टिसिपेंट नहीं करते, बस दूर से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स को दूर से ऑब्जर्व करते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट्स के बीच में कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। So here correct option is option D, both A and B questionnaire and schedule में रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, An essential criteria of scientific study is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि साइंटिफिक स्टडी का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंस, आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो साइंटिफिक स्टडी में। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी मतलब जैसे आप कोई चीजों को ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें, आपका ऑब्जर्वेशन आपके एनालिसिस कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। आप किसी भी वैसे किसी और चीज को आपने ऑब्जर्व कुछ भी तरीके से आपने ऑब्जर्व कर लिया और आपको कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो सही स्टडी नहीं होगी। आपको साइंटिफिक वे से उसको ऑब्जर्व के एनालिसिस में कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए। आप अगर कोई हाइपोथेसिस ले डाउन कर रहे हो तो उसके पीछे आपका जो भी उस हाइपोथेसिस का आपका जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, आप जो भी तरीके से एनालिसिस करते हो, आपका ऑब्जर्वेशन आप किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और रीजन होना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी का मेन और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप क्यों उस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व किया आपने। तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आती है। सो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज ऑब्जेक्टिविटी। तो बिलीव, वैल्यू एंड सब्जेक्टिविटी ये भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एसेंशियल पूछ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंस हम साइंटिफिक स्टडी में देते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिविटी। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations.